हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 89 है। 88 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपरिवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। तो प्रकाश तंतु ये जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वह क्या है? तो ये जो है कि काम करता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, ठीक है। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब सघन का मतलब होता है घना घना, ठीक है, और विरल का मतलब होता है थोड़ा सा बीच बीच में स्पेस, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो जो है कि विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश का क्या होता है, तो परावर्तित होकर के वो सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए इसमें जो है कि आपतन कोण और क्रांति कोण, सघन विरल, ये सारी चीज़ अगर आप लोग बोलोगे तो इसका एक डायग्राम बना करके एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री फार्म हैदराबाद और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई। तो देखिए इसका जो संस्थाएं दिया गया है और उसका हेडक्वार्टर दिया गया है। तो देखिए विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये फरीदाबाद में है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री फार्म हैदराबाद, देखिए हैदराबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ये कहाँ पे है, इसका मुंबई में है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी प्राप्ति स्ट्रिपनाइट नामक खनिज से होती है? मॉलिब्डेनम, एंटीमनी, बेरिलियम, जिरकोनियम। तो निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति जो है कि स्ट्रिपनाइट नामक खनिज से होती है? तो किसकी होती है? तो ये होती है आपका एंटीमनी की। एंटीमनी किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है कि आपका स्ट्रिपनाइट नामक खनिज से होता है, ठीक है। देखिए इसे जो है कि सुरमा भी कहा जाता है। सुरमा आप लोगों को पता है, आँख में लगाया जाता है, ठीक है। इसका प्रमुख उत्पादन राज्य कौन कौन सा है सुरमा का और इसका? तो है आपका हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। अच्छा एक चीज़ बताइए कि सुरमा जो है कि यूपी में कहाँ से प्रसिद्ध है, मतलब कहाँ पे प्रसिद्ध है, कौन से सिटी से? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तियनशान, अल्ताई एवं अपलेशियन जैसे पर्वत किस कल्प में निर्मित हुए? पर्मियन कल्प, ट्रायसिक कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प, डिवोनियन कल्प। तो ये जो है कि आपका तियनशान, अल्ताई, अपलेशियन ये जैसे पर्वत जो है कि किस कल्प में निर्मित हुए हैं? तो ये हुए हैं किस कल्प में? तो ये आपका पर्मियन कल्प में निर्मित हुए हैं। देखिए पर्मियन कल्प जो है ना कि पैलियोजोइक महाकल्प का ये अंतिम कल्प था, ठीक है। और इस समय जो है कि व्यापक भूगर्भिक हलचल के कारण जो है कि ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस जैसे जो है कि भ्रंतोस्त पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। देखिए ब्रसोतथ, ठीक है, पर्वत का निर्माण जो है कि ये हुआ इस टाइम पे। और इसको जो है कि जो भ्रंशतोथ पर्वत होते हैं उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो उनको जो हम कि ब्लैक पर्वत के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे श्री आत्माराम गोविंद खेरे, केसरी नाथ त्रिपाठी, श्री चंद्रभाल, श्री बनारसी दास। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 4 और केवल 3 और 4। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो देखिए रहे हैं आपका कौन? देखिए श्री आत्माराम गोविंद खेरे, ये जो है कि आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतलब कितनी बार? 3 बार
रहे हैं, ठीक है। और केसरीनाथ त्रिपाठी की बात करें तो ये भी आपके कितने बार रहे हैं, तो ये 3 बार रहे हैं। तो ये दोनों जो है कि 3-3 बार रहे हैं और तो कम रहे हैं। देखिए 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2। देखिए अगर इनकी बात करें हम श्री चंद्रभाल, तो ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो है कि प्रथम सभापति थे, ठीक है। और श्री बनारसी दास इनकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बनने के साथ साथ ये जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख कलाकार एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। बिंदादीन कथक से संबंधित है, पंडित रविशंकर सितार से, पंडित सखाराम कथक से और अनोखे लाल मिश्र तबला वादन से। तो इसमें से कलाकार हैं और उनके क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए बिंदादीन ये कथक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। पंडित सखाराम ये आपके कथक से नहीं है, ये किससे, ये पखावज से संबंधित है, ठीक है। और अनोखे लाल मिश्र जो है कि तबला वादक हैं। तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है, तो ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेलेजली ने सिविल सेवा में भर्ती हुए नए सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। बाद में 1806 ईस्वी में इस कॉलेज को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसके स्थान पर भर्ती होने वाले नए सदस्यों को 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किस कॉलेज की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और क्वींस कॉलेज। देखिए वेलेजली ने जो सिविल सेवा में भर्ती हुए जो नए सदस्य थे उनके प्रशिक्षण हेतु कहाँ पे प्रशिक्षण, ये फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, इनमें। लेकिन बाद में जो है कि 1806 ईस्वी में इस कॉलेज को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। इसके स्थान पे भर्ती होने वाले जो नए सदस्य थे उनकी 2 वर्षीय ट्रेनिंग जो ये करने के उद्देश्य से किस कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो वो किया गया था आपका किस कॉलेज से, तो वो ईस्ट इंडिया कॉलेज की। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है ना कि आपका इंग्लैंड में है ईस्ट इंडिया कॉलेज, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, अगर वो समतल दर्पण की बात की जा रही है, ठीक है, समतल दर्पण की बात की जा रही है तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि उस बंदे का इसमें जो है कि पूरा प्रतिबिंब देख जाए, ठीक है। तो इसमें होनी चाहिए इस बंदे का जितना भी ऊंचाई है उसके आधे ऊंचाई का ये समतल दर्पण होना चाहिए, उसमें जो है कि इसका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा कौन सा हो जाएगा आपका, ये 2nd ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं अर्धचालक, अतिचालक, विद्युत रोधी और धात्विक चालक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो देखिए वो कहलाते हैं आपके अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी काउंटिंग जो है कि नहीं कंडक्टर में की जाती है और नहीं इंसुलेटर में की जाती है, ठीक है। तो अर्धचालक किसे कहते हैं, तो देखिए अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनको विद्युत चालकता चालक पदार्थों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। वो कौन कौन से होते हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश विद्युत सेल ये क्या करता है, किसको कन्वर्ट करता है, किस में, तो ये कन्वर्ट करता है आपका प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ये हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, तो विद्युत जनरेटर, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कन्वर्ट करता है, तो देखिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। देखिए एक बचा है ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल और लगभग 100 डेसिबल। देखिए, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली बात कर रहे हैं, तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये होती है लगभग 30 डेसिबल की, ठीक है। देखिए, इसमें से और भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी की सीटी जो है कि उसका डेसिबल, तो उसका होता है रेलगाड़ी की सीटी से 110 डीबी के करीब, ठीक है। वायुयान की अगर देखा जाए तो 120 से 140 डीबी के करीब, ठीक है। और रॉकेट की 180 से 195 के करीब होता है, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग आते हैं कि मान लीजिए रेलगाड़ी के इंजन की जो है कि कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है, या फिर जो रॉकेट इंजन है वो कितने, ठीक है। देखिए, डीबी जो है आपका, ये डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम डॉपलर प्रभाव। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए, डॉपलर प्रभाव होता क्या है? जब किसी भी ध्वनि स्रोत, मान लीजिए कोई ध्वनि स्रोत है, यहाँ से ये ध्वनि निकल रही है और श्रोता के बीच, ये श्रोता हो गया, तो इनके बीच जो अपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जब ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति, मतलब मूल आवृत्ति से क्या होता है, कम या अधिक सुनाई देती है, ठीक है, या कम या अधिक होती है, तो उसे ही हम क्या करते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईएमबी के संदर्भ में निम्न कथन को पढ़िए। ईएमबी एकीकृत सर्किट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनलों और स्वचालित टेलर मशीनों से संबंधित एक मानक है। ईएमबी मानक पहली बार 1990 के दशक में यूएसए में लागू किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो देखिए, ईएमबी होता क्या है, पहले तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, ये होता है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीसा, ठीक है, ईएमबी का मतलब होता है। देखिए, ये चीज़ें ना, पहले क्या होता था कि आपका जो ये कार्ड रहता था, एटीएम कार्ड, तो उसमें एक ब्लैक कलर की पट्टी लगी रहती, ठीक है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, तो वो रहता था। आप जब इंसर्ट करते थे एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, तो उससे मतलब रीड करता था और उसके थ्रू आपका प्रोसेस होकर के वो होता था। तो इसमें क्या हो गया कि इससे बहुत ज़्यादा धांधली होने लगी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को मिसयूज करना, मतलब जो भी बैंक वगैरह मतलब वो करने वाले हैं या फिर हैक करने वाले एटीएम वगैरह, तो वही चीज़ें ना हो जाता था हैक। उसके बाद से क्या किया ये कि ये चिप वाला यूज होने लगा अब, ठीक है। जो एटीएम कार्ड है हमारा, उसमें एक चिप होता है। आजकल एटीएम कार्ड जो आप लोग यूज कर रहे हैं, तो ये चिप होता है ना, उसी को हम ईएमबी मतलब चिप डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो करप्शन होता था, तो इसमें थोड़ा कम हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हो जाता था, इसमें कम हो गया। तो इसी के बारे में, इसी को ईएमबी बोल रहा है ये, ठीक है। तो ईएमबी एकीकृत सर्किट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनलों और स्वचालित टेलर मशीनों से संबंधित एक मानक है, बिल्कुल सही है। ईएमबी मानक पहली बार 1990 के दशक में यूएसए में लागू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा? देखिए, तो ये यूएसए में नहीं लागू किया गया था, देखिए ये यूरोप में लागू किया गया था, ठीक है। इसका नाम ही है ईएमबी, इसका फुल फॉर्म ये है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीसा, ठीक है। तो ये यूएसए में नहीं लागू किया गया था, ये यूरोप में लागू किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है आपका। देखिए, आज के डेट में भी ना, अगर जिसके पास ये वाली मैग्नेटिक स्ट्रिप वाली जो एटीएम कार्ड होगी ना, तो आप लोग जा करके वो चेंज करवा दीजिएगा, ठीक है। कई सारे बैंक तो इसका मतलब एक मानक भी दे रखे थे कि हाँ, इतने तारीख तक आप लोगों को चेंज कराना है, या फिर ये जो है कि दूसरा एटीएम कार्ड चिप वाला इशू भी कर देते थे, ठीक है। लेकिन जिसके पास अगर नहीं होगा वो आप लोग करवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? शशांक, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, मिहिरकुल। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये बोधि वृक्ष किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोगों को पता है ना, बोध गया में। तो इसको काटा था किसने? तो ये शशांक ने। ये देखिए, गौड़ देश के ना ये शिव भक्त राजा थे शशांक। इन्होंने बोध गया कि उस बोधि वृक्ष को काट दिया जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था ना उन्होंने, तो ये थे शशांक।
इन्होंने इसको कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग में पहचानिए। कटवा का युद्ध 9 जुलाई 1763 ईस्वी, गिरिया का युद्ध 5 सितंबर 1765 ईस्वी, उदयनाला का युद्ध 1763 ईस्वी और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। तो इसमें गलत युग में पहचान करना है। तो देखिए, कटवा का युद्ध 9 जुलाई 1763 में हुआ था, उदयनाला का युद्ध 1763 में हुआ था, बक्सर का युद्ध भी 12 अक्टूबर 1764 में हुआ था, लेकिन गिरिया का जो युद्ध था ये 5 सितंबर 1765 को नहीं हुआ था। देखिए, 5 सितंबर 1763 को हुआ था ये, ठीक है, गिरिया का युद्ध। तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका गलत युग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिनमें से खादर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर के बारे में पूछा जा रहा है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। इसका विस्तृत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। खादर भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होती है, जो नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। यहाँ की उच्च भूमि को चार कहते हैं। देखिए, पहले तो खादर के संबंध में ये सब सारी चीज़ें बताई जा रही है। खादर भूमि जो है कि यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। बिल्कुल सही है कि खादर भूमि जो होती है कृषि कार्य के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। इसका भी विस्तार जो है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल, जहाँ पे गंगा नदी का है ना, ये इसी साइड है इसका विस्तार, ठीक है। खादर भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होती है, बिल्कुल होती है, जो कि नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ की उच्च भूमि को चार कहते हैं। नहीं, ये गलत है आपका। चार किसे कहते हैं? तो ये डेल्टा क्षेत्र में जो उच्च भूमि होती है ना, उसको चार कहते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इसमें से 1, 2, 3, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग की पहचान कीजिए। पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में और जवादी पर्वत तेलंगाना में। गलत युग में बताना है आपको। पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है, ये भी। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है और जवादी पर्वत कहाँ पे है? तो ये है आपका तेलंगाना में। नहीं सॉरी, तेलंगाना तो बता रखा है ना, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, जवादी पर्वत। फोर्थ ऑप्शन हो गया गलत युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जिनमें किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? देखिए, चारों लौह अयस्क का नाम यहाँ पे दिया गया है। लौह अयस्क 4 पाए जाते हैं, कौन कौन? लिमोनाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ये लौह अयस्क 4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, किसमें? देखिए, लिमोनाइट, इसमें कितना होता है? तो आपका 40 से 50-60 के करीब होता है, ठीक है। सीडेराइट, इसमें जो है कि 40% के करीब होता है। मैग्नेटाइट, इसमें 72% के करीब होता है। और हेमेटाइट में होता है आपका 60 से 70% के करीब, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा किस में है? तो 72% जो है कि मैग्नेटाइट में है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें जो है कि लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सामान्य भ्रंशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित खड्डे ढाल वाले कगार को भ्रंश कगार कहा जाता है। चट्टानों में दरार पड़ने के फलस्वरूप दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं, तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। देखिए, इसमें सामान्य भ्रंश की प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित जो खड्डे ढाल वाले कगार को हम भ्रंश कगार कहते हैं। सही बात है कि खड्डे ढाल वाले कगार को हम भ्रंश कगार कहते हैं, सही है ये। चट्टानों में जो दरार पड़ने के फलस्वरूप दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं, तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है आपका, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? मेओन, माउंट एरेबुस, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा। सक्रिय ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है।
सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जो कि टाइम टू टाइम फटता रहता है, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो देखिए आपका मेओन भी सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एरेबस भी सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी भी सक्रिय ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा ये आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी इसका मतलब ये है कि कभी पहले ये फटा है और आगे भी इसके फटने की संभावना है, उसको हम कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में और जल से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आप लोगों को पहला क्वेश्चन में हम बता ही दिए थे। तो ये प्रकाश जाता है कहाँ, हीरे से जब कांच में जाता है तो आपका क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ का रन में, इनमें से कोई नहीं। तो कांडला बंदरगाह की बात की जा रही है, ये कहाँ पे स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।